अकाउंटिंग में आपका अकाउंटिंग में आपका 4 मॉडल है। मॉडल ए, आपका डिफिनेशन स्कोप ये सब है, बेसिक अकाउंटिंग है। अब अकाउंटिंग के आप स्टूडेंट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद से मॉडल बी है, ये भी आपका बेसिक अकाउंटिंग है। सबसे पहले आपको हम अकाउंटिंग का मॉडल सी पढ़ाएंगे। क्यों मॉडल सी पढ़ाएंगे? क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल है। जो हमने बताया था कि 0.5 नंबर का 70 क्वेश्चन आएगा आपका, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो 35 आएगा, और 2 नंबर का 15 क्वेश्चन आएगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन पार्ट यहीं से मिलेगा। इसके बाद से आपको टैक्सेशन वगैरह है, मॉडल डी है। तो धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे। सबसे पहले मॉडल सी पढ़ाएंगे, देन ए पढ़ाएंगे, देन बी पढ़ाएंगे, देन डी पढ़ाएंगे। तो सी में आपको अगेन सबसे पहले चैप्टर नंबर 21 पढ़ाएंगे, क्योंकि जो आपका रेशियो एनालिसिस वगैरह जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रेशियो एनालिसिस है, ये आप जब तक आप मॉडल ए एंड मॉडल बी नहीं पढ़िएगा तक ये आप नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है ना। तो पहले जो सिलेबस था, हमने पहले जो अकाउंटिंग का बुक डिजाइन किया था, उसमें भी सबसे पहला चैप्टर यही था। अब बुक जो ये नया डिजाइन हुआ है ना, उसमें आपको ये मॉडल सी दिया है, उसमें चैप्टर नंबर 21 दिया है। तो राइटर का क्या है, राइटर तो कैसे भी करके बुक लिखता है, बट हम लोग को ये समझना है कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा डेमो लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। पहला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, आप लोग जो है एक एक आप लोग कैलकुलेटर परचेज कर लीजिएगा, जीटी कैलकुलेटर। अभी लिख लीजिए, आपके ग्रुप में डाल भी देंगे। अमेजन पे शुरू की, यहाँ से भी दिख रहे थे अमेजन पे, तो आप देख लीजिएगा। ये वाला चाहिए, ये वाला कोई भी, ये देखिए, जीटी कैलकुलेटर। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जी लिखा हुआ है, जीटी। तो आपके एग्जाम में अ, ये सिंपल कैलकुलेटर ही अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। लेकिन जो जीटी कैलकुलेटर है, ये सिंपल कैलकुलेटर में ही आता है। अच्छा, ये सब में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि जीटी सब में फंक्शन आता है। तो जब आप कैलकुलेटर परचेज कीजिए ना, तो जरूर इसको चेक कर लीजिए कि जीटी है कि नहीं। क्योंकि जब आप अकाउंटिंग पढ़िएगा तो इसका यूज काफी होने वाला है। जब एन्युटी पढ़िएगा या टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़िएगा, तो उसमें काफी इसका यूज होने वाला है, जीटी का। देख लीजिएगा आप, आपके बैंक में भी होगा, लेकिन बैंक का लीजिएगा नहीं। अपना कैलकुलेटर होनी चाहिए। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना कैलकुलेटर होनी चाहिए। आपकी बुक में, ग्रुप में डाल देंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, पहला चैप्टर आपका है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है? अकॉर्डिंग टू बैंक डिफिनेशन बताया ना, कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जाइए, किसी भी बुक का जो पहला लाइन है वो बैंक डिफिनेशन है। किसी भी बुक का जो फर्स्ट लाइन है, क्या बैंक डिफिनेशन? अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड
इन्वेस्टमेंट, यही बैंक का डिफिनेशन है। और बैंक का डिफिनेशन कहां पे लिखा गया है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 49। तो बैंक बेसिकली दो लॉ पे काम करती है। अगेन इस चीज को लिखी, चूंकि मुझे अब याद आ गया है, इसको लिख लीजिए, फिर ये बतलाते हैं कि बैंक जो है वो दो लॉ पे काम करती है। कोई बता सकते हैं क्या मुझे, बैंक जो है वो किस लॉ पे काम करती है? बैंक के डिफिनेशन में ही इतना चीज बतलाना है। बैंक किस लॉ पे काम करती है? कोई नहीं बता सकता है। तो बैंक दो लॉ पे काम करती है। एक आरबीआई एक्ट, नोट कीजिए, 1934, 1934। और दूसरा बीआर एक्ट 1949। ये दो एक्ट पे बैंक काम करती है। आरबीआई जो बैंकों को रेगुलेट करती है, इसी दो एक्ट के अंडर करती है। ये सरकार बोलती है ना कि हमने पार्टिकुलर लॉ लेकर आया, तो अंडर दिस एक्ट। उसी प्रकार आरबीआई के पास जो पावर है बैंकों को रेगुलेट करने का, वो पावर आरबीआई को कहां से मिलता है? तो वो पावर आरबीआई को ये दो एक्ट से मिलता है। और ये दो एक्ट, इसको किसने दिया? ये पावर आरबीआई को किसने दिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। पार्लियामेंट में पास हुआ कि आरबीआई को एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाए, बैंकों का रेगुलेटर बनाया जाए, और आरबीआई को पावर दिया जाए कि वो बैंकों को रेगुलेट कर सके। किस एक्ट के अंडर? तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर एंड बीआर एक्ट 1949 के अंदर वो बैंकों को रेगुलेट कर सके। तो जो बैंक का डिफिनेशन है वो किस एक्ट के अंडर है? तो बीआर एक्ट के अंडर। क्या डिफिनेशन है? अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? तो जब बैंक ये काम करती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है, ठीक है। अब इसमें हम रिलेशनशिप को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। अगेन फिर रिलेशनशिप की अगर हम चर्चा करें तो फिर 3-4 घंटा उसमें लग जाएगा कि डिफिनेशन में अलग अलग क्या रिलेशनशिप बिल्ट होते हैं। फिर कभी, अभी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का 5 मिनट क्लास दे दे रहे हैं। पढ़ने के लिए रेडी रहिए। मैं आपको इतना बतला रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो 2 मंथ हमसे अच्छा से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन बनाइए। जो समझ में नहीं आया उसको पूछिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो जब बैंक के कस्टमर डिपॉजिट करते हैं, तो जैसे कि आपको मालूम है कि बैंक के कस्टमर किस चीज में डिपॉजिट करेंगे? तो एनडीटीएल में। ठीक है। तो उनको एक आरओआई मिलेगा, मिलेगा ना? जैसे कि एफडी आरडी करेंगे तो आरओआई मिलेगा ना? तो यहां से इंटरेस्ट मिलेगा। आरओआई का मतलब इंटरेस्ट हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही हम लोग आरओआई कहते हैं। अब बैंक जब लोन देगी तो कस्टमर से पैसा लेगी, आरओआई लेगी, तो यहां से बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। जब बैंक इन्वेस्टमेंट करेगी मार्केट में, कहां करेगी? मार्केट में। मार्केट क्या है? हाईली अनसिक्योर है। ठीक है ना? वही आपका मॉडल डी है पूरा, करेगी, तो वहां से बैंक को अर्निंग मिलेगा आरओआई के रूप में, जो कि क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो इसका मतलब है कि पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है ये कहीं ना कहीं तो आरओआई पे ही डिपेंड है। पूरा बैंकिंग सिस्टम आरओआई पे डिपेंड है। मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है? इसी का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो कहां से हम लोग को मिलेगा? दो जगह से। बेसिकली हम लोग को दो जगह से, एक आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट एंड दूसरा आपका लोन वाला पार्ट। इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आपका दोनों में आएगा। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो चाहे कस्टमर एनडीटीएल में इन्वेस्टमेंट करे, वो वाला पार्ट भी आ जाएगा, और वेरिएबल पार्ट भी आपको आ जाएगा, जो आपके जो आपका बैंक है वो खुद का इन्वेस्टमेंट करे तो वो पार्ट भी आ जाएगा। एक आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट है, एंड दूसरा जो बैंक लोन देगी वो वाला पार्ट। मतलब पूरा जो आपका चैप्टर है ये दो भागों में बटा हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैलकुलेशन एंड दूसरा लोन से रिलेटेड कैलकुलेशन। अब इस दोनों चीज में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? कैश फ्लो। कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो सिंपली एक जगह से पैसा जो दूसरी जगह जाता है उसको कैश फ्लो कहते हैं। जैसे हम बैंक का फिर डिफिनेशन ले लेंगे कि जो डिपोजिटर डिपॉजिट किए तो ये क्या हुआ? कैश फ्लो हुआ। उसी प्रकार से बैंक जो लोन दी ये क्या हुआ? कैश फ्लो हुआ। जो इन्वेस्टमेंट की ये क्या हुआ? कैश फ्लो हुआ। तो कैश फ्लो होगा तभी उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी कैश फ्लो का हम लोग को या तो प्रेजेंट वैल्यू जानना है या फ्यूचर वैल्यू जानना है। समझ में आ रहा है ना? इसी कैश फ्लो का हम लोग को या तो प्रेजेंट वैल्यू जानना है या फ्यूचर वैल्यू जानना है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब आज क्या मिलेगा, अब जैसे कि एग्जांपल के रूप में कि बता दे कि कैसे होगा। जैसे कि कोई 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 इन्वेस्टर आपके पास आया, राइट ना? कोई इन्वेस्टर आपके पास आया और वो एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या आरडी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कि हम बोला कि 1,000 रुपया हम प्रत्येक मंथ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 ईयर के लिए। तो पूछ रहा है कि सर 5 साल के बाद मुझे कितना दीजिएगा, मतलब मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? तो आपको कैलकुलेशन करके बतलाना होगा। अब ये अलग बात है कि आज आप अपने एमआईएस में डालते हैं, अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें डालते हैं और अकाउंट कैलकुलेट करके बतला देते हैं। आपको करना नहीं होता है, लेकिन जानना जरूर चाहिए। या फिर कोई ऐसा कस्टमर अगर आ गया जो बोले कि सर ये बताइए कि आज से 10 साल के बाद मेरे अकाउंट में जो है ना 50 लाख रुपया होगा, बट इसका आज का वैल्यू कितना है? ये क्या है? इसका मतलब है कि एक्चुअली वो प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका भी जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों का आपको जरूरत पड़ेगा। इसी कैश फ्लो का आपका फ्यूचर वैल्यू निकालना है एंड इसी कैश फ्लो का आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली कैश फ्लो भी आप दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल कैश फ्लो एंड दूसरा कांस्टेंट मल्टीपल कैश फ्लो। बेसिकली अभी हम लोग बैंक का प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो बैंक का प्रोडक्ट या तो सिंगल कैश फ्लो होगा, जैसे कि आपका एफडी की तरह, कि कोई अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया अगर 10 साल के लिए या 5 साल के लिए वाट एवर, तो पार्टिकुलर आरओआई से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको कितना मिलेगा, ये आपको सिंगल कैश फ्लो हुआ। तो सिंगल कैश फ्लो के लिए आपको दो फॉर्मूला चाहिए, एक सिंपल इंटरेस्ट चाहिए एंड दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो आप बोलिए कि सर शुरू में ही बता देते ना कि सिंपल इंटरेस्ट आप बताने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बताने जा रहे हैं, इतना भूमिका बांधने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये तो बचपन से क्लास 5 से हम लोग पढ़ते आए, बट जरूरत थी। हमको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना था, क्योंकि वो आप जानते हैं। हमको ये कंसेप्ट बतलाना था कि एक्चुअली आपका जो सिलेबस है उसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को क्यों इंक्लूड किया गया है। आपने 5 से लेकर 12 तक पढ़ा, उसके बाद भी बैंक में आने के बाद कर ही रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है? तो देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे। एंड जो कांस्टेंट मल्टीपल कैश फ्लो है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आरडी हो जाएगा, रेकरिंग डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ना कि 1,000 2,000 या 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा।
तो इसको हम लोग एक विशेष मेथड से जानेंगे जिसको हम लोग एन्युटी बोलते हैं। हालांकि ये भी आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, बट अपने हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को यही तीन चीज पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। बट हम लोग जाने क्या, बैंक का डिफिनेशन जाने, वहां से हम लोग ये आरओआई समझे कि आरओआई कहाँ से मिलेगा, तो इंटरेस्ट से मिलेगा। इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, तो कैश फ्लो से मिलेगा। कैश फ्लो का मुझे क्या निकालना होगा, तो कैश फ्लो का या तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा या फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा। ये सब चीज सीख लीजिएगा। तो कैश फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, ये सिंगल कैश फ्लो एंड कांस्टेंट मल्टीपल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो जब होगा तो इसमें आप का दो मेथड है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड एन्युटी का आपको अलग से मेथड हम बतलाएंगे। तो आइए हम लोग केवल ये दो चीज को देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को। समय दीजिएगा ना आप मुझे, अभी 5 मिनट, चलिए केवल सिंपल इंटरेस्ट को बता देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप तो जानते ही है, केवल सिंपल इंटरेस्ट बताते हैं, संडे से ढेर सारा पढ़ाएंगे। केवल सिंपल इंटरेस्ट जानते ही है कि RT/100 होता है। ये मुझे इसमें कुछ इंप्रूव करना नहीं है, फॉर्मूला में क्या इंप्रूव करना है, बट हम ये रेकमेंड करेंगे कि इसका यूज ना करें। तो सर क्या कह रहे हैं, तो आप N/R करेंगे, चीज वही है, सोचने का तरीका अलग है, ठीक है ना। चीज एकदम सेम टू सेम है, बट सोचने का तरीका अलग है। क्या है, एन क्या है, तो ये एन जो है आपका टाइम है। आर क्या है, तो आर जो है आपका आरओआई है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि कोई 1 लाख रुपया, आप पहली बार न्यूमेरिकल एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल बतला रहे हैं जो सारे लोग जानते हैं, कि मान लेते हैं कि कोई 1 लाख रुपया का एफडी करता है, फिक्स डिपॉजिट करता है 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से। तो 5 साल में, 5 ईयर में उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए। इतना समय लग गया तब कैसे काम चलेगा। बोलिए, सीखा, आप कुछ शायद नहीं बोली हैं, बताइए। सर हम थोड़ा बीच में नहीं कर पाए थे। अच्छा अच्छा, तो ये तो अभी बतला रहे हैं ना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 लाख रुपया वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5% के हिसाब से, 5 साल के बाद उसको कितना मिलेगा। तो 1,05,000 तो सिंपल इंटरेस्ट का है ना। हाँ सिंपल है, तो 1,05,000 कैसे मिलेगा, 5,000 तो 5,000, 1 लाख का तो पहला ही था ना, 5 साल 5,000 रुपया मिलेगा, लेकिन ये अच्छा हाँ, 5 साल है ना, 25,000। तो 25,000 हाँ मिलेगा। हाँ ऐसा बोलिए ना, 1,25,000। 1,25,000 मिलेगा, वेरी गुड। मतलब आपने क्या किया, आपने आपको सिंपली सोचना था R/N, मैंने N/R बोलिए, R/N। तो R कितना है 5%, N कितना है तो 5 है, तो दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 25%। 1 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 25,000, मतलब 1,25,000 रुपया उसको मिलेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, जो कि आने वाला नहीं है, ठीक है ना, बट कंसेप्ट बिल्डिंग यहीं से होगा। अब ये दूसरा अगर हम क्वेश्चन पूछें कि 1 लाख रुपया है, वो 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट 5 साल के बाद रेट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। पहला जो है 5% एंड दूसरा आपका 7%, ये हो जा रहा है। अब आप बताइए कि 10 साल के बाद उसको यहां पर फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, आप बताइए। तो आप जब इससे बनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, तो जो लोग इससे बनाए होंगे वो बना देंगे, बट इससे बहुत सिंपल बन जाएगा। क्या कीजिएगा, R/N कीजिएगा, यहाँ पे 5 × 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 7 ×
5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 25 प्लस 35 कितना हो गया? बोलिए। 60 हो जाएगा। मतलब पूरे पूरे टर्म में, पूरे 10 साल के टर्म में एक्चुअली उसको 60% का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो उसका फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,60,000। 60,000 बस। तो हम आपको कंसेप्ट सिखलाएंगे। बताए ना कि हम न्यूमेरिकल बनवाएंगे, लेकिन केवल फॉर्मूला देके नहीं बोलेंगे कि रट लो रट लो रट लो। आप केवल क्लास में बने रहिए, डेली क्लास कीजिए, रेगुलर जो भी होगा वो क्लास कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए। ठीक है। मनोज जी एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए। कि कोई जो है ना 100 रुपया है और 100 रुपया जो है वो 5% सिंपल इंटरेस्ट से कितना साल में ये 200 रुपया हो जाएगा? बोले मनोज जी। हाउ मेनी ईयर? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 100 रुपया जो है कितना साल में 200 रुपया हो जाएगा? 5% के सिंपल इंटरेस्ट से। 20 साल में। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कंसेप्ट आपका है? 20 साल कैसे बोले? 5 into x बराबर जो है 100। हाँ, एक बस बस वही चीज कि एक्चुअली आपको आपका जो सोचने का तरीका एक ऐसा भी होना चाहिए था कि आपका जो 100 रुपया से 200 रुपया जो गया, इसका मतलब ये 100% का ग्रोथ हुआ। तो 100% का ग्रोथ कैसे मिलेगा? 5 को हम कितना से मल्टीपल करेंगे कि 100 हो जाएगा? तो 20 से मल्टीपल करेंगे तो 100% का ग्रोथ मिल जाएगा और मेरा 200 हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि क्वेश्चन भी आपके सामने और आंसर भी आपके सामने है। आपको केवल अपना वो टेक्निकल माइंड को डेवलप करना है ताकि आप वहां पे टिक मार्क कर सके। कोई थ्योरेटिकल आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है कि आप लाइन बाय लाइन लिखिए और हो। ठीक है ना? तो माइंड को इतना डेवलप इस 2 मंथ में हम लोग करेंगे ताकि आप वहां कर सके। तो ये आपका एक सिंपल इंटरेस्ट का था। ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर एक केवल क्वेश्चन हम पूछ दें आपसे कि कोई अगर एफडी आपके बैंक में आता है 1 लाख के लिए और 1 साल के बाद आप 10% के आरओआई से उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? एक लाख का एफडी 10% के आरओआई से 1 साल में उसको कितना मिलेगा, तो क्या बोलेंगे? बोलिए। हाँ हाँ बोलिए ना। 1 लाख 10,000। हाँ बोलिए। इतना हिस्टेशन क्यों? 1,10,000। जी। हाँ, क्योंकि जो कंपाउंडिंग होगा वो तो 1 साल के बाद ना होगा, ऐसा आप सोचेंगे। जो कंपाउंडिंग का सिंपल इंटरेस्ट में कोई पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल में हाँ हर एक ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। तभी तो हम आर इंटू एन कर दे रहे हैं ना, तभी हम ऐड कर सकते हैं।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टर्म के बाद उसमें वो कुछ ना कुछ पैसा छूट जाता है, फिर उसके बाद से कैलकुलेशन करना होता है, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट पड़ता है। बट यहाँ पे 1 साल के बाद कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, आप केवल 1 ही साल का पूछ रहे हैं, इसलिए 1,10,000 होगा, आपके दिमाग में ये चीज आएगा। लेकिन अगर यहाँ टेक्निकल बात, पहले एफडी जो था, सुनिए मेरी बात, पूछ के हम म्यूट कर देंगे, आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा आप देखिएगा तो शांत से मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले के रिस्पेक्ट में आज का रिस्पेक्ट में क्या अंतर है? पहले मैनुअल काम होता था, तो सारे बैंकर कैलकुलेशन करते थे, तो उनको मालूम होता था कि कैसे कैलकुलेशन करना है। आज के डेट में आप जस्ट इनपुट किए और वो आउटपुट वो दे दिया, तो समझ में नहीं आया, ठीक है ना, जरूरत भी नहीं पड़ा। लेकिन जीआईबी एग्जाम के लिए जरूरत है, इसीलिए जीआईबी का एग्जाम है कि एज ए बैंकर आप करे या ना करे, मैनुअल करे या ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे, बट आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। आपको मालूम है ना कि एफडी में चाहे बैंक कोई भी हो, आरबीआई ने क्या बोला है कि ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये आपको क्वार्टरली मिलेगा, ये तो मालूम होगा। I1, I2, I3 एंड I4 ये क्वार्टरली मिलेगा। इसलिए जो आपके दिमाग में कंसेप्ट था कि सर जो कंपाउंडिंग होगा वो 1 साल के बाद कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होगा, दूसरे साल के बाद तीसरे साल में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होगा, वो चीज अब साल के बीच में भी होगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जो आपका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो कहीं ग्रेटर देन ये होगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आरओआई। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं यील्ड, YIELD, यील्ड। इसी चीज को हम लोग यील्ड कहते हैं। तो जब आप एफडी का, जब आप कागज निकालते होंगे किसी भी कस्टमर का, तो ऊपर में आरओआई होगा और नीचे में यील्ड होगा। होता है कि नहीं, ये बताइए, आपने गौर किया है कि नहीं? किसी ने गौर नहीं किया है? चलिए, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। नहीं सर, बैंक हम बिहार ग्रामीण बैंक वाले में ऐसा तो नहीं दिखता है सर। तो हिडन होगा, हिडन होगा। हिडन भी नहीं दिखता है उसमें तो, नहीं सर, कहाँ आता है? तो नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब नहीं दिखता है, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर में उसने अपडेट नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो होगा। अच्छा, आप कल कल मंडे है ना, कल डाल के देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 10% के हिसाब से कैलकुलेट हाँ, करते वो हैं। फ्लो में दिखता है सर, फ्लो वाला जब हम ऑप्शन खोलते हैं तो दिखता है, प्रिंट में नहीं आता है। हाँ, मतलब नहीं आता है, वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर का जो है वो मिस्टेक है या जो भी है, लेकिन होता है। तो इसका फ्लो में दिखता है सर। हाँ, इम्पैक्ट दिखता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम बता रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट यील्ड होगा। तो इसी को हम लोग यील्ड कब मिलता है मुझे? ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। ये यील्ड कब मिलेगा? ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। इसी चीज को समझना है कि जो साल का जो जो कंपाउंडिंग होगा वो तो समझ में आ रहा है। 1 साल का जो मुझे आरओआई मिला, 1 साल का मुझे आरओआई मिला 10%, तो दूसरे साल का भी मुझे आरओआई 10% मिलेगा। बट पहला साल का जो आरओआई 10% मिला है, इसका भी हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ में थोड़ा सा मुझे बढ़ेगा, तब ये टोटल आरओआई थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दूसरे साल के बाद तीसरे साल का भी आरओआई थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन बीच वाला हम लोग नहीं सोचे हैं कि साल के बीच में भी कुछ होगा क्या। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर साल के बीच में भी कुछ हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे लोग बोलते नहीं है, कहीं भी आप चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, तो वहां पे होता है कि अच्छा ये बताइए कि यहाँ से बस का फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसा आप लोग बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने कितने घंटा पे बस है, ऐसा आप लोग सोचते हैं। फ्रीक्वेंसी का तो यही मतलब होता है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि वो जो सामने वाला बताया फ्रीक्वेंसी तो घंटे घंटे है या आधा आधा घंटा पे है या 15-15 मिनट पे है, ऐसा वो बोलेगा। लेकिन वो कभी नहीं बोलता है कि आज के बाद कल ही बस आएगा।
ऐसा आपने कभी सुना है कि नहीं? तो एक साल के अंदर जो भी घटनाएं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब पूरे साल में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, सब ठीक है, सब 1,10,000 होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो कितना होगा? 1,10,000 है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ये होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, मतलब साल में 6 महीना पे कंपाउंडिंग हो रहा है, तब ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, तब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, मतलब हर एक 3-3 महीना पे कंपाउंडिंग हो रहा है, जो कि यहां पे हो रहा है, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3-3 महीना क्या हो जाएगा? 12, 3 इंटू 4 तब 12 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा हर एक मंथ का। अगर वीकली कंपाउंडिंग हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 52। अगर डेली कंपाउंडिंग हो रहा है तो 65, और फिर मिनट मिनट हो रहा है तो फिर इनफाइनाइट भी होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पूछना है क्या? ठीक है, बाद में 2 मिनट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो जो एफडी में जो बाय डिफॉल्ट जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? T = 4। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको ज्यादा डिटेल में बताएंगे कि आपका जो फ्यूचर वैल्यू होगा वो 1,10,381 कुछ 28 पैसा होगा। 10% से आप निकालकर चेक कीजिएगा तो ये होगा, मतलब जो 381 रुपया 28 पैसा था, इसको हम लोग इग्नोर कर रहे थे 1 साल में, और 2 साल में तो इसके ऊपर फिर होगा, फिर उसके ऊपर होगा, तो ये इम्पैक्ट बनेगा। तो दिस इज नोन एज यील्ड, इसी को हम लोग यील्ड बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल। ठीक है ना? एनुअल, इसके एक और नाम है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही, और इसका नाम कुछ एक और है, मुझे अभी मिस्टेक कर रहे हैं। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका नाम, एक मुझसे और मिस्टेक हो रहा है, अभी तत्काल दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, तो ये आपका हो गया यील्ड, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका एक और नाम मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका 1,10,381 हो जाएगा। तो ये आपका कंपाउंडिंग का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसको याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखें, या सिंपल इंटरेस्ट का लिखें, या एन्युटी का लिखें, तो हम फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ही लिखेंगे। कभी आपको हम उसका वो प्लान नहीं लिखेंगे, सीआई नहीं लिखेंगे। मैं ऐसा ही लिखूंगा, आपको भी ऐसा ही लिखना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो, और एक पार्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए आपको ठीक रहे। फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा? P इंटू 1+R⁴n। इसको नोट कीजिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जो कि आपको मालूम होगा। लेकिन अगर इसमें आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिएगा तो P इंटू 1+R/T हो जाएगा, वही T फ्रीक्वेंसी है, एंड N इंटू T हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे अगर आप बनाइएगा ना, वो P इक्वल टू आप 1,00,000 रखिएगा, R इक्वल टू आप जो है 10% रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? एंड आप T इक्वल टू कितना रखिएगा? 4 रखिएगा। तो बनाइएगा ना, तो आप मुझे बताइएगा, कल कल बता कर आइएगा, बना कर आइएगा। और कल इवनिंग का आपका टाइमिंग होगा 8:30 से लेकर 10 PM तक। तो मुझे बताइएगा कि ये कितना आया। मे बी 1,10,381 रुपया 28 पैसा है, मे बी आए। हो सकता है कि मुझे कुछ इधर उधर हो गया हो मिस्टेक से, तो आप इसको सुधार के मुझे बतलाइएगा। ठीक है, तो आज का डेमो क्लास इतना ही।